Okay, good morning to all of you and welcome back. We were doing rotation and we will continue with that, but in the meanwhile, there are some queries probably. Okay, good morning messages from Shivam, Khushi, Aryan, Dhruv, Bhavna, Karthik, Manan, Rohan is on the waiting. Tau is equal to I alpha thing. तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा या पूछना चाहूंगा इस दैट कि मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूं. टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा किसके अबाउट लगाया जा सकता है ना, एक तो सेंटर मास, ठीक है, और दूसरा हो गया IAOR. अब IAOR क्या होता है वो हम लोगों ने कल या परसों शायद डिस्कस किए थे. तो वो जो एक्सिस होता है या जिस पॉइंट के अबाउट उस मोमेंट पे हम रोटेशन इमेजिन कर सकते हैं, तो दैट इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द IAOR एंड देन वी कैन अप्लाई टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा अबाउट दैट एक्सिस आल्सो. तो दो ही ऑप्शन, ठीक है. चलो, तो लेट मी आस्क यू क्वेश्चन एंड दैट इज देखते हैं कि इसके क्वेश्चन को आंसर कैसे करें, ठीक है ना. एक मिनट जरा इसको ना वो कर दूं, नहीं तो ये आ सकता है, ठीक है. तो लेट मी क्विकली रिवाइज समथिंग एंड दैट इज, याद करके देखो कि अगर मान लो मैं यहां से h हाइट के ऊपर फोर्स लगाता हूं, तो इन दैट केस एक बड़ा इंपॉर्टेंट हाइट था, उसका वैल्यू कितना था? एक बड़ा इंपॉर्टेंट हाइट था जिसका वैल्यू था, जिससे कि ये डिसाइड होगा कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा, सामने की तरफ होगा या पीछे की तरफ होगा. द आंसर इज दैट्स राइट, k स्क्वायर अपॉन r. तो अगर h इज इक्वल टू k स्क्वायर बाय r अगर हम करते हैं, इन दैट केस फ्रिक्शन क्या होता है? 0 हो जाता है, ठीक है. और अगर h ग्रेटर दैन k स्क्वायर बाय r करते हैं, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड या बैकवर्ड फ्रिक्शन. अगर h ग्रेटर देन k स्क्वायर बाय r हुआ तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? ठीक है. Everybody has given the answer as forward and that's the right answer. प्रणय, आर्यन, रोहन, शिवम, अक्षित सबने यही बताया, तो बिल्कुल सही बात है. फ्रिक्शन विल बी इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन, है ना, प्लस x डायरेक्शन इस केस. और अगर h लेस देन k स्क्वायर बाय r होगा, इन दैट केस फ्रिक्शन हो जाएगा नेगेटिव x डायरेक्शन, यानी माइनस x डायरेक्शन. अब फ्रिक्शन स्टैटिक होगा या काइनेटिक हो जाएंगे विल डिपेंड ऑन हाउ मच लार्ज फोर्स इज गिवन. तो अगर मान लो h इज इक्वल टू दिस थिंग, इन दैट केस क्या होगा? फ्रिक्शन जनरेट ही नहीं होता, तो कोई स्टैटिक काइनेटिक वाला सवाल ही नहीं जब फ्रिक्शन जनरेट ही नहीं होता. इसमें क्या हो जाता है? तो ये जो फ्रिक्शन आता है दैट इज इक्वल टू F इनटू HR माइनस k स्क्वायर बाय k स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. ये होता है फ्रिक्शन का वैल्यू. अगर मान लो मैं F को कर देता हूं μmg, so that will give the limiting value of capital F till which it will go pure rolling without slipping. और अगर F का वैल्यू उससे एक्सीड कर जाए, तो इन दैट केस क्या होगा? स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन स्टार्ट होगा. डायरेक्शन तो हमेशा इसी से डिसाइड होगा. दैट इज अबाउट हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड. लेकिन सिर्फ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड तो होगा नहीं, है या नहीं? सिर्फ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड तो होगा नहीं, तो हमें तो और भी केसेस डिस्कस करना है. तो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा इस यार, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं. ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है, और मान लो एक रॉड को मैंने ऐसे रख दिया, फ्रिक्शनलेस है. ये एक रॉड फ्रिक्शनलेस है और ऐसे छोड़ दिया, फ्री टू मूव, ठीक है. तो यानी फ्री टू मूव है. अब मेरा एक सवाल है, मैं जो है ना इस सवाल को पूछ रहा हूं, मैं देखता हूं क्या ओपिनियन है, ठीक है ना, फटाफट करता हूं मैं.
पोल को सेट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बट अदरवाइज पोल बड़ा एक्साइटिंग चीज होता है। मैं आजकल खूब करता हूँ, 11th में तो खूब कर रहा हूँ। ठीक है, हो गया, बस मैं सेव कर देता हूँ और अब मैं पोल को लॉन्च करने वाला हूँ। ठीक है ना। तो पोल इज दिस दैट यू हैव टू आंसर एज टू विच डायरेक्शन। ठीक है ना। ये मैंने पोल लॉन्च किया, मैं देखता हूं पहली बात तो कितने लोग पोल में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो रॉड है ये फ्री टू मूव है और फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर हमने रख दिया। द क्वेश्चन इज कि ये जो रॉड है ये किस डायरेक्शन में टॉपल करेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और नन ऑफ दिस। ठीक है। इंटरेस्टिंगली सिर्फ 3 लोगों ने आंसर किया। है ना। चलो देखते हैं। अब पोलिंग में क्लॉकवाइज सबके पार्टिसिपेशन हो रहा है, कुछ क्लॉकवाइज की तरफ जा रहे हैं, कुछ एंटी क्लॉकवाइज की तरफ जा रहे हैं, कुछ नन ऑफ दिस की तरफ जा रहे हैं। चलो अभी तक 17 आउट ऑफ 27 हैव पार्टिसिपेटेड। तो मैं इसका जो है ना रिजल्ट शेयर करता हूं। ठीक है, लेट मी शेयर द रिजल्ट। ओह 23 हैज पार्टिसिपेटेड नाउ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जो है एंड पोलिंग कर देता हूं और रिजल्ट को शेयर करता हूं। अभी ऑलमोस्ट हैव नॉट हाफ ऑफ कोर्स बट मोर देन हाफ, स्लाइटली मोर देन हाफ हैज आंसर्ड नन ऑफ दिस। क्लॉकवाइज है 9, दैट्स लाइक 40% अराउंड। तो 40% का मानना ये है कि ये जो रॉड है ये इस तरफ टॉपल कर जाएगी, ये ओपिनियन आया है 40%। लेकिन करेक्ट आंसर क्या है इसका, ना ये टॉपल ही नहीं करेंगे। द करेक्ट आंसर इज दैट दिस रॉड विल not topple at all. In fact, what will happen is that this rod is going to slide and come like this. ये ऐसे slide करके नीचे आने वाला है। और उसका रीजन क्या है? रीजन इज दैट इस बार IOR तो होगा नहीं, फ्रिक्शनलेस है। कोई ऐसा नहीं कि रॉड यूं ऐसे करके इसी पॉइंट का घूम रहा है, तब तो चलो इसको IOR लिया होता, बट ये ले नहीं सकता हूं क्योंकि इस बार कोई IOR है नहीं। इस बार सिर्फ टॉर्क का इक्वेशन हमें सेंटर ऑफ मास का अबाउट देखना पड़ेगा। अब बताओ, फ्रिक्शन तो है नहीं, mg sin थीटा का टॉर्क यहां से जा रहा है, mg cos थीटा का टॉर्क यहां से जा रहा है और नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क यहां से जा रहा है। इस बॉडी के ऊपर therefore there is no torque, therefore this body is not experiencing any torque। यानी ये रॉड क्या होगा, ऐसे स्लाइड करके नीचे जाएगा, so it will only slide। यानी कंक्लूजन ये आ रहा है कि it will only slide, no rotation at all। क्योंकि रोटेशन करने के लिए टॉर्क कहां है? हाँ, फ्रिक्शन होता तो ऑब्वियसली गिर जाता, फ्रिक्शन होता तो ऑब्वियसली क्या होता ना, ये गिर जाता। चलो ठीक है, दैट्स राइट देन। सो लाइक लेट मी प्रोसीड देन, है ना। नाउ वेदांत इज आस्किंग नन ऑफ दिस का मतलब क्या है, आइदर इट विल बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। द आंसर इज नो, इट इज नन ऑफ दिस एक्चुअली। ये टॉपल ही नहीं करेगा, ना क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज, ये रोटेट ही नहीं करेगा क्योंकि उसके पास कोई नेट टॉर्क नहीं बन रहा है। क्योंकि जो तीनों फोर्स है ना, mg sin थीटा, वैसे तो 2 ही फोर्स है, मैं अगर कंपोनेंट भी कर दूं तो जो तीनों फोर्स है mg sin थीटा, mg cos थीटा, नॉर्मल एक्शन, उससे कोई टॉर्क नहीं बनता है, इसलिए इट विल ओनली स्लाइड। अक्षित हैज गिवन द राइट आंसर एंड दैट इज इट विल ओनली स्लाइड एज देयर इज नो टॉर्क जनरेटेड। बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, लेट्स प्रोसीड नाउ। तो इसके बाद आता है, अगर मैं इंक्लाइन प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट रखता हूं, अगर मैं इंक्लाइन प्लेन पे ऑब्जेक्ट रखता हूं, सपोज थीटा और थीटा आर, ठीक है, थीटा आर मींस एंगल ऑफ रिपोज, फाइन। और ये सपोज हाइट h है और ये हो गया ब्रेड्थ b, ठीक है, ये ब्रेड्थ b है और ये हाइट h है। तो क्वेश्चन इज will this box topple? ठीक है, तो यानी बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज दैट आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्विकली एस्टिमेट अबाउट टॉपलिंग, कि टॉपलिंग करेंगे या नहीं करेंगे। बल्कि मैं एक और क्वेश्चन देना चाहूंगा इज दैट सपोज एक बॉक्स है,
इसको ऐसे रखा, ये हाइट कैपिटल एच है और ये स्मॉल एच है, एंड स्मॉल एच इज लेस देन कैपिटल एच बाय 2, और सपोज म्यू इज इक्वल टू 0 लेके कर, तो फाइंड आउट द कंडीशन फॉर टॉपलिंग। इसमें भी क्वेश्चन ही है, फाइंड आउट द कंडीशन फॉर टॉपलिंग, दैट्स द केस, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इज फाइंड आउट द कंडीशन फॉर टॉपलिंग इन दिस केस। यानी बेसिकली पूछा जा रहा है एफ मिनिमम बताओ, और कोई बात नहीं, ठीक है। गो अहेड, दोनों क्वेश्चन, या एक काम करो, इसको थोड़ा देर रहने दो, इसको पहले करो, क्विकली वर्क आउट दिस वन, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग 10-20 seconds for this to be sorted out, and then we will discuss this part in little more detail, थोड़ा सा डिटेल में इसको वर्कआउट करना है, तो पहले इसको करो। थिंग इज दैट इस बार हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो लेना है। अगर फ्रिक्शन लेस है तो यार ये बॉडी स्लाइड तो करेगा, लेकिन एक इश्यू है इज दैट अगर मान लो एकदम स्टार्टिंग में देखोगे तो स्लाइड करेगा, टॉपल नहीं करेगा। शुरू में बोलता हूं, जैसे मैं इससे डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाता हूं। जैसे एकदम शुरू में क्या होगा, देखो ये ऑब्जेक्ट है मान लो, और मैं यहां से इसको पुश कर रहा हूं नीचे से, तो देखो स्लाइड कर रहा है पर अभी टॉपल नहीं कर, पर टॉपल ही करेगा अगर मैंने ज्यादा फोर्स लगा दिया। ये देखो, यानी अब ये तो गिरने वाला था इसलिए मुझे रोकना पड़ा, बट यस इट विल श्योरली टॉपल, मतलब अभी ना तो कभी तो टॉपल करेगा। सो द पॉइंट इज दैट अगर ये फ्रिक्शनलेस ग्राउंड है तो ये अच्छे से स्लाइड करेगा, पर वो जो फोर्स दिया जा रहा है ना, उस चक्कर में नॉर्मल रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट या राइट, बताओ जरा। इस बार नॉर्मल रिएक्शन मिड पॉइंट के थ्रू नहीं होगा, ये देखना नहीं होगा, देखना नॉर्मल रिएक्शन टुवर्ड्स द राइट या तो टुवर्ड्स द लेफ्ट शिफ्ट होगा। तो किस तरफ शिफ्ट होगा बता सकते हो? ओके, तनिष्क इज राइट, ध्रुव लेफ्ट, सत्यम लेफ्ट, शिवम राइट, वेदांता राइट, प्रणय लेफ्ट, शिवम राइट, भावना लेफ्ट, तन्मय लेफ्ट। ओके, तो लाइक लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन आ गया, राइट वाले थोड़ा सा कम डोमिनेंट है, और तन्मय जिन्होंने भी अभी आंसर दिया दैट इज लेफ्ट। ओके, इस बार जो है ना लेफ्ट की तरफ होगा, क्यों? क्योंकि देखो इस बार ये जो फोर्स का टॉर्क है ना, देखो मैंने बोल दिया h लेस देन h/2 है, यानी अगर और कोई फोर्स ना ले हम तो इन दैट केस क्या होगा, ये ऐसे घूम जाएगा, यानी ऐसे। सो एक्चुअली क्या हो रहा है, ये जो बॉक्स है ना, बिकॉज़ ऑफ द फोर्स दैट आई हैव अप्लाइड अ लिटिल बिलो, तो क्या हो रहा है, ये बॉक्स ना ऐसे होना चाहता है, तो देखो इस तरफ झुकने का टेंडेंसी है, यानी उसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, नॉर्मल एक्सिस पर ऐसे शिफ्ट होगा। दिस इज हाउ द नॉर्मल एक्सिस इज गोइंग टू बिहेव। ये बीच में से पास नहीं होगा। अब जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना देखना नॉर्मल एक्सिस शिफ्ट करता जाएगा, और नॉर्मल एक्सिस लास्ट में कहां तक मैक्सिमम शिफ्ट कर सकता है, b/2। अगर ये b हुआ तो b/2 शिफ्ट हो सकता है मैक्सिमम, ये b ले लो। यानी इस बार हम कैसे कैलकुलेट करेंगे टॉर्क? इस बार टॉर्क का कैलकुलेशन होगा F * h/2 - h, क्योंकि हमें सेंटर मास का टॉर्क लेना है, क्योंकि इस बार जो है म्यू 0 है तो बॉडी स्लाइड कर रहा है, बॉडी स्लाइड कर रहा है तो कोई IOR नहीं है, यानी सेंटर मास। तो सेंटर मास से अगर टॉर्क निकालता हूं तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये क्या होगा, h/2 - स्मॉल h। तो ये should be just able to balance the normal action torque। normal action के टॉर्क क्या है, mg। normal action तो वर्टिकल वाला बैलेंस करेगा, तो यानी mg into b/2, that's all, mg into b/2। तो f into h/2 minus h is equal to mg into b/2, यानी f आ गया इक्वल टू, या f ग्रेटर देन और इक्वल टू, बल्कि ग्रेटर देन ही रखो, mg into b/2 अपॉन, ये तो 2 तो खैर कैंसिल कर भी कर सकता हूं मैं, छोड़ दो इसको, h minus 2h। तो अगर इससे ज्यादा फोर्स देंगे इससे, तो इन दैट केस क्या होगा, ये बॉडी टॉपल ऐसे करेंगे, यानी ऐसे, ये टॉपल ऐसे करेंगे, ऐसे बोलते हैं। अगर इधर फोर्स देते हो ना तो ये टॉपल ऐसे करता है, दैट्स अ लिटिल रेगुलर स्टफ। ये भी हम लोगों ने क्लास 11th में डिस्कस किया हुआ है, तो मैं तो फटाफट रिवाइज करा रहा हूं। तो लाइक ऐसे फोर्स होते हैं, दैट केस को भी ऐसे टॉपल करेंगे धीरे धीरे। आई होप दैट्स ओके ना। चलो नाउ लेट्स कम टू दिस। इसमें हमें थोड़े से केसेस के एनालिसिस करने पड़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद थीटा ग्रेटर देन थीटा।
सॉरी लेस देन थीटा। थीटा अगर लेस देन थीटा है, वेदांत says sir can I imagine it with respect to the point just below the center of mass point on the ground? The answer is no, you are not allowed to. क्यों? क्योंकि हम किस पॉइंट के अबाउट अलाउड है मैंने पहले क्लियर कर दिया था, इसलिए एक सेंटर मास पे अलाउड है और एक अगर IAOR है तो इस बार IAOR नहीं होगा, लोएस्ट पॉइंट नहीं होगा, इसलिए उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क का एनालिसिस तुम नहीं कर सकते। ठीक है ना? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं और उससे क्या होगा, तुम और कन्विंस हो जाओगे कि हम क्यों नहीं करते, है ना? जरा देखो, अगर मैं एक रॉड को ऐसे करके छोड़ देता हूं, यानी जैसे एक रॉड लिया, ये रॉड है, इसको छोड़ देता हूं, अगर तुमको अलाउ कर दिया जाए ना, यू टेक टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट, तो तुम पता क्या प्रूव करोगे कि ये जो बॉडी छोड़ दिया ना मैंने, ये तो सीधा ऐसे गिरा, अगर स्लो मोशन में देखो तो ऐसे ऐसे गिरा, लेकिन पता अगर मैं चाहूं तो प्रूव कर सकता हूं कि ऐसे घूमेगा। तुम ये कैसे प्रूव कर दोगे ना? अगर मैंने गलत तरीके से टॉर्क लिया तो बताता हूं कैसे। देखो, मैं एक काम करता हूं, मैं इसको एक्सिस लेता हूं, mg आ गया, mg = L/2 आगे टॉर्क घूम जाएगा, पर क्या एक्चुअली घूमेगा रॉड? नहीं घूमेगा। क्यों नहीं? क्योंकि ये मेरा अप्रोच ही गलत है, ये एक्सेस अलाउड ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे IOR है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सेंटर मास अलाउड है, और अगर तुम सेंटर मास का एक्सेस लेते हो इन दैट केस वेट का टॉर्क 0 आता है, इसलिए नहीं घूमेगा, ये सीधा ऐसे गिर जाएगा। दैट्स द केस इन पॉइंट। ठीक है, चलो ये हो गया। तो ये ग्रेटर देन दिस, थीटा लेस देन थीटा में क्या होगा ना, बॉडी रेस्ट पे रहेंगे। थीटा लेस देन थीटा मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज से कम है, तो बॉडी रेस्ट पे रहेंगे। ऐसे में क्या होगा ऐसे में क्या होगा, अगर ये टॉपल भी करना होगा ना, तो इस पॉइंट पे अबाउट टॉपल करेगा, अगर करना होगा तो इससे फायदा क्या हो रहा है कि ये हो गया mg sin थीटा, ये mg cos थीटा, यहाँ पे नॉर्मल एक्शन है नहीं? तो बताओ क्या करेंगे, हाउ डू वी डू? अच्छा, प्रणय सिंह की हाफ ईयरली का डेट शीट आ गया। हाँ, वो मैं कह रहा था ना कि डेट शीट, जब मैं ऊपर गया था एक बार जस्ट देखने के लिए क्या चल रहा है, तो देखा कि डेट शीट बन गया है और डिस्कस कर ही रहे थे कि कब वो करना है। चलो करेंगे। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में पता दिक्कत क्या है, तुम इस पॉइंट का अबाउट करते हो तो फ्रिक्शन का भी टॉर्क 0 आ गया, नॉर्मल रिएक्शन का भी टॉर्क 0 आ गया, यानी mg sin थीटा और mg cos थीटा, तो नॉर्मल रिएक्शन तो अब यहां से पास होगा आखिरी पॉइंट पे। अगर जस्ट अबाउट टू टॉपल होगा तो नॉर्मल रिएक्शन यहां शिफ्ट कर गया होगा, तो यानी mg sin थीटा इनटू h/2 should be greater than mg cos theta into b/2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि tan थीटा या h should be greater than b। I think that's obvious, क्योंकि जितना ज्यादा हाइट होगा ना इस ऑब्जेक्ट का, जितना ज्यादा हाइट होगा ना इस ऑब्जेक्ट का, उतना क्या होगा, टॉपलिंग का चांसेस बढ़ जाएगा। h greater than b cot theta is the relationship। सत्यमी सिंह की डेट शीट में लॉट जैसे कुछ है नहीं बेटे, ये तुमको कैसे पता चल रहा है? वो तो सारे डेट शीट तुमको कंपेयर करोगे तो पता चलेगा ना कि फिजिक्स का पेपर जो है किसी ग्रुप का किसी दिन है और किसी और ग्रुप का किसी और दिन। सर हमारा कब है? सबका ही है। हमारा कब है सर? नहीं, वो तो बोले कि डेट शीट आ गया, एक बार चेक करो, मुझे भी नहीं पता। ही तो मेरे कोई नहीं है ना, व्हाट्सएप में के नंबर पे है। अब पता नहीं, प्रणय ने मुझे अभी बताया। यस सर, आ चुके 30th को है पहला पेपर। हाँ, आगे बोल रहे 30th सुन लो फिर अब। अच्छा, एनीवे प्रणय आस्क्ड क्वेश्चन दैट इसमें बॉटम पॉइंट को IOR नहीं ले सकते क्योंकि उसके अबाउट ही तो टॉपल करेगा। बेटे बॉटम पॉइंट नहीं लिया मैंने इस कॉर्नर पॉइंट को लिया, बॉटम पॉइंट को नहीं ले सकते। अच्छा चलो बता दो कौन से पॉइंट पे ले सकते हो, एक इस पॉइंट के अबाउट ले सकते हो और एक इस पॉइंट के अबाउट, बस ये दो पॉइंट के अबाउट तुम टॉप के इक्वेशन लिख सकते हो, बाकी पॉइंट के अबाउट नहीं लिख सकते, ठीक है? IOR है ना? तो इस कॉर्नर पॉइंट पे लिखा, तो जब ये जस्ट टॉपल करने वाला होगा ना तो उसका नॉर्मल एक्शन यहाँ पे शिफ्ट कर चुका है, देखो नॉर्मल एक्शन मैंने यहाँ पे दिखा है,
और बाकी तो रूटीन फोर्स mg cos थीटा mg sin थीटा तो है ही, mg sin थीटा mg cos थीटा। ये हो गया टॉपलिंग का कंडीशन, ये हो गया टॉपलिंग का कंडीशन जब थीटा लेस देन थीटा आ रहा है, यानी बॉडी स्लिप नहीं कर रहा है बट टॉपल कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, इट विल टॉपल, इसमें जो है ना ये वाला क्या होगा ना, टॉपल विदाउट स्लिपिंग, ये चीज है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ, अगर तुम बोले नहीं मैं तो mg sin सॉरी मैं तो सेंटर मास के अबाउट लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आएगा, डोंट वरी। अच्छा, अब हम करते हैं थीटा ग्रेटर देन थीटा, यानी इस बार क्या होगा, थीटा ग्रेटर देन थीटा होने का तो स्लाइड भी करेगा और स्लाइड करते करते टॉपल करेगा। लेकिन इस केस में वो जो लोअर पॉइंट या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम ले रहे थे ना टॉर्क की इक्वेशन लिखने के लिए, इस बार नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट पॉइंट, वो जो पॉइंट होगा ना वो स्लाइड करके नीचे जा रहा होगा, वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए इस वाले में थीटा ग्रेटर देन थीटा आर में एक ही ऑप्शन है, एंड दैट इज टेक टॉर्क इक्वेशन या राइट टॉर्क इक्वेशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास, एक ही ऑप्शन है। लेकिन हाँ, एक चीज और हो जाएगा इस बार, फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ा बदल जाएगा। कैसे? फ्री बॉडी डायग्राम ये हो जाएगा कि अगर ये थीटा है तो ये बॉडी हो गया, इस पॉइंट का अबाउट टॉर्क का इक्वेशन लिखना है सेंटर मास के अबाउट, और नॉर्मल एक्सिस को यहां शिफ्ट कराना है ना, और ये हो गया तुम्हारा जो है म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा, और सेंटर मास के अबाउट ले रहा हूं तो इसका तो जरूरत नहीं है, बट चलो कोई नहीं, mg sin थीटा mg cos थीटा, और ये जो नॉर्मल एक्शन है दैट इज आल्सो इक्वल टू mg cos थीटा। अब मैं सेंटर मास का अबाउट ले रहा हूं तो mg sin थीटा और mg cos थीटा टॉप तो आएगा नहीं, अब आएगा सिर्फ नॉर्मल एक्शन और फ्रिक्शन। तो यानी अब मैं लिखूंगा कि जो फ्रिक्शन का टॉर्क है वो ज्यादा होना चाहिए, यानी इस बार जो कंडीशन होगा है ना, इस बार के लिए जो कंडीशन होगा थीटा ग्रेटर देन थीटा, इस बार के लिए हो जाएगा म्यू mg cos थीटा इनटू h/2 है ना, should be greater than mg cos थीटा into b/2, यानी इस बार h होगा ग्रेटर देन b/2, दैट्स इट। मैं cos थीटा कैंसिल कर रहा है तो h ग्रेटर देन b/2 होगा, तो ये ऑब्जेक्ट टॉपल कर जाएगा। सो दैट मींस दिस टाइम इट विल बी स्लिपिंग एंड टॉपलिंग, यानी बेसिकली इस बार क्या हो जाएगा ना, इस बार ये ऐसे, इस बार क्या ना एंगल ज्यादा कर दिया, तो जिसके चक्कर में क्या होगा, ये ऐसे करके स्लिप करते हुए आएंगे और फिर ऐसे करके टॉपल कर जाएंगे। अब मैं अगर रियल लाइफ में दिखाऊंगा तो ये गिरता पड़ता रहेगा, बट चलो देखता हूं क्या होगा। अब वो ना क्या हुआ पता ही नहीं चला लेकिन हुआ वही कि थोड़ा सा नीचे गया और फिर ऐसे करके फिर टॉपल हुआ। मतलब यहां से मैंने छोड़ दिया था तो देखा होगा, आई डोंट नो कितना ध्यान से देख पाया, ऐसे करके ये स्लाइड भी किया और फिर ऐसे करते हुए ऐसे हुआ। तो इसलिए इस बार क्या है, इस बार क्या है कि हम जो है इक्वेशन लोएस्ट पॉइंट का अबाउट नहीं लिख पाएंगे। इस बार देखो मैंने बोला एक ही पॉइंट का अलाउड है, एंड दैट इज द सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये चलता फिरता बॉडी है, यहाँ पे IAOR एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो, तो दैट वाज योर कंडीशन फॉर टॉपलिंग विद स्लिपिंग, ठीक है ना, दिस वाज द कंडीशन फॉर टॉपलिंग विद स्लिपिंग। अब मैं एक दो और क्वेश्चन दे देता हूं। सपोज मैं कहता हूं कि एक ऑब्जेक्ट है ये, यहां पे म्यू 0 है, ये 2m है, ये r रेडियस का है और ये 2r रेडियस का, ठीक है। ये जो r रेडियस वाला है ये एक लाइट सा एक वो बना रखा हैंडल टाइप का डंबल, ये जो चीज है ना ये ऐसे है, इस तरीके से कुछ है, जो भी समझ जो बात।
कुछ फोर्स लगा रहा हूं। यहां पे हो रहा है प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, है ना, यहां पे हो रहा है प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, लेकिन यहां पे तो ऑब्वियसली स्लिपिंग होगा क्योंकि यहां पे तो म्यू 0 है और एक फोर्स लगाया जा रहा है F। The question is find out F max for pure rolling without slipping। ठीक है, इसका फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट यहां पे दे रखा है म्यू। मैक्सिमम क्या फोर्स लगा सकते हो यहां पे कि प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग मेंटेन हो, वो है। हाँ, इसमें लिखा हुआ है दिव्यम की, ये जो डेट शीट पे लिखा है रेगुलर स्कूल क्लासेस फ्रॉम 12th नवंबर, इज दैट ऑफलाइन और ऑनलाइन? एंड वन मोर थिंग सर, फिजिक्स के साथ इतनी डिस्क्रिमिनेशन क्यों? ओनली वन प्रिपरेटरी लीव। वैसे फिजिक्स के क्लास में बहुत लीव मिल चुका है, तो इसलिए तैयारी में एक दिन कम दिया है। सर इंग्लिश में 3 दिए हैं। अब वो तो देखो डेट शीट बनते हुए सारी चीजें इकट्ठे हटना, मतलब मेंटेन रखना और करना इज नॉट सो इजी टास्क, वो भी अलग अलग दिन। बाय द वे जो क्लासेस की बात चल रहा है वो सारा ऑफलाइन है। 2 नवंबर से 9 से लेके 12 तक सारा ऑफलाइन होगा, 2 से लेके। मतलब सर फेयरवेल हो गया इस साल, ये कंफर्म है। इंग्लिश में 3 दिन की जरूरत नहीं, जरूरत भी है, ध्रुव सिंह। तनिष दास की चॉइस भी नहीं होगी बेटे। चॉइस किस बात की, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट की चॉइस की बात कर रहे हो या क्वेश्चंस के अंदर चॉइस की बात करो? क्वेश्चंस ही सर, क्वेश्चंस के पूछ रहा होगा। क्वेश्चन पेपर में चॉइस होगा सर नहीं नहीं, मैं पूछ रहा था ऑनलाइन कि ऑफलाइन वो 12th नवंबर से जो क्लासेस होंगी। ऑनलाइन ऑफलाइन का चॉइस है या नहीं अभी मुझे नहीं पता, बट एज फार एज आई नो पेपर विल बी कंडक्टेड ऑफलाइन एंड द एक्सपेक्टेशन विल बी यू ऑल विल बी कमिंग, ये एक्सपेक्टेशन है। बाकी अगर कुछ 19-20 होता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्काउंट। सर पेपर्स का नहीं, जो 12th नवंबर। लेट्स क्विकली स्टार्ट। फर्स्ट थिंग इज दैट अगर मान लो इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका कितना होगा, इसका कितना होगा? ऊपर वाले का कितना होगा? अगर मान लो नीचे वाले का एक्सेलरेशन a है तो ऊपर वाले का कितना होगा? बोलो बोलो बोलो। अगर नीचे वाले का एक्सेलरेशन a है तो ऊपर वाले का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा? चलो किसने आंसर नहीं दिया तो अभी फिलहाल मैं इसको a डैश लिख देता हूं, बट आई वाज वांटिंग दैट यू शुड गिव मी सम काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, क्योंकि पता है ना कि कंस्ट्रेंट इक्वेशन यही वाला है, समझ लो, और वो इंपॉर्टेंट है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। चलो कोई नहीं, फिलहाल तो मैं a डैश लिख रहा हूं। यानी पहला इक्वेशन तो हो गया f माइनस म्यू mg इज इक्वल टू m a डैश, ये तो है पहला। दूसरा म्यू mg इज इक्वल टू 2m into a, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। ध्यान रखना हमें f निकालना है, मतलब f max, वही f ही हुआ, मतलब f max मतलब f ही निकालना है। और क्या ना, अब देखो इस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क का इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा ना, एक तो म्यू mg इधर into 2r, ठीक है, म्यू mg into 2r, ये प्लस में आ रहा है तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन इस तरफ अल्फा है, ठीक है। म्यू mg into 2r इज द टॉर्क इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या है, माइनस fr प्लस म्यू mg into 2r, ये हो गया नेट टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा, यानी I, हम तो डिस्क लेके चलेंगे या सॉलिड सिलेंडर लेके चलेंगे तो mr²/2, तो r बोलते 2r है तो mr²/2 मतलब हो गया m into 2r का होल स्क्वायर बाय 2, ये हो गया इनटू अल्फा। अब हमारे पास इक्वेशंस क्या है, देखो f a डैश अल्फा, ठीक है। 4 इक्वेशन 3 अननोन, सॉरी 4 अननोन 3 इक्वेशन, एक और इक्वेशन चाहिए, दैट्स इट। आई थिंक आपका आंसर आ चुका है, and that is Pranay is saying a plus alpha r, R Vedanta is saying ki a dash
इज इक्वल टू a प्लस 2 ओमेगा, 2 ओमेगा तो नहीं, आई थिंक यू वांटेड टू राइट अल्फा आर, आई चलो ठीक है मैं समझ गया। सत्यम इज राइटिंग a प्लस 2 अल्फा, हाँ प्लस होगा, ठीक है। नहीं 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 वेदांत, तुमने जो आंसर चेंज किया वो गलत है, जो पहले लिखा था वो सही था। तुमने अभी जो आंसर चेंज किया ना वो गलत है, और जो पहले लिखा था वो सही था, ठीक है। एंड दैट इज फोर्थ इक्वेशन, जो कंस्ट्रेंट इक्वेशन है वो है a डैश इज इक्वल टू a प्लस 2 अल्फा। क्योंकि ये इस पॉइंट के अबाउट ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस और रोटेशन होता है। अगर मान लो मैं उस बॉडी ऑब्जेक्ट में स्टेशनरी हो जाऊं, अगर मैं यहां पे आ जाता हूं तो ये तो मेरे लिए रेस्ट हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे से खुल रहा है, यानी अल्फा इनटू 2r इज द वेलोसिटी ऑफ दिस, तो अल्फा इनटू 2r लिखना पड़ेगा, यानी 2 अल्फा, ठीक है। अब तो 4 इक्वेशन आ गए, 4 अननोन आ गया, तो सॉल्व तो अपने आप कर लेना बाद में, 4 इक्वेशन चेक कर लेना, है या नहीं। चलो मैं एक और चीज याद दिलाना चाहूंगा, दैट इज स्पूलिंग के बारे में। स्पूलिंग में क्या होता है, देखो अगर मान लो मैं ऐसे रखता हूं एक ऑब्जेक्ट, ये मान लो सॉलिड सिलेंडर या सॉलिड स्फीयर है, चलो, और यहां पे एक ऐसे मास रख देता हूं, ये मान लो m और r, और ये भी m है ना, तो फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ दिस, इसका छोड़, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ दिस, जल्दी करो। इस बार कैसा है क्वेश्चन ना, एक धागा तो यहां से ऐसे करके इसके साथ लपेटा हुआ है, तो ये ऐसे करके धागे के साथ खुल रहा है, और उसी पे एक दूसरा धागा का भी सेट भी है जो कि यहां पे है, तो यानी क्या होगा, अगर तुम इसको सेंटर बना दो तो ये घूम भी सकता है, एंड देन दिस विल गेट रिलीज्ड। चलो तो बात की बात है, मेन मुद्दा तो है कि a का वैल्यू निकालना, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अराउंड हाफ अ मिनट टू 1 मिनट, क्विकली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, जल्दी करो, क्विकली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, इसको सॉल्व। हाँ तो हम लोग अभी चेक करेंगे कि इसका क्या हो रहा है, तो यानी अगर मैं इसको IOR ले लेता हूं तो ये आ जाएगा mg इनटू, है ना, mg इनटू r, ये टॉर्क हो गया, इज इक्वल टू I बोलते हैं हो जाएगा 2/5 प्लस r, यानी 2/5 मास का प्लस मास का तो समझ रहे हो, इनटू अल्फा, यानी अल्फा हो गया कितना, है ना, अल्फा हो गया 5/7 g, 5/7 g by r, यानी जो a हो जाएगा, यानी a विल बी इक्वल टू 5/7 g, यानी एक्सेलरेशन जो सेंटर का होगा सॉलिड स्फीयर का वो होगा 5/7 g, ठीक है ना, 5/7 g। और ये जो है ना m का, इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये फ्री फॉल करेगा, तो यानी एक का हो गया 5/7 g और एक का एक्सेलरेशन हो जाएगा g। तो ये अगर याद करके देखो, मैंने बताया भी था, तो इसलिए मैं फटाफट रिवाइज करा रहा हूं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कुछ आइडियाज है कि जितने भी स्पूलिंग में वर्टिकल के क्वेश्चंस है ना, आंसर आने के बाद टेस्ट कर लेना, ठीक है ना, मतलब डोंट जस्ट एक्सेप्ट द आंसर। क्यों, इसमें फ्री फॉल के कई सारे चांसेस होते हैं, फ्री फॉल के कई सारे में चांसेस जो है होते हैं, ठीक है ना। ध्रुव यू हैव गिवन द आंसर इज 10g/27, प्रणय ने दिया 5/9g, नो इनमें से कोई भी नहीं है, तो लाइक प्लीज चेक इट। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया ना, 5/7g, और दूसरे का एक्सेलरेशन आ जाएगा इक्वल टू g, यानी फ्री फॉल, फाइन। वो एक्चुअली होता क्या है ना कि इसके एक्सेलरेशन का डबल इस पॉइंट का एक्सेलरेशन होता है, और अगर वो बाय चांस g से ज्यादा हो जाए तो नीचे वाले तक को पता ही नहीं चलेगा, तो नीचे वाला क्या होगा, फ्री फॉल से नीचे गिरता रहेगा, वो थ्रेड के साथ इफेक्टिवली थ्रेड के साथ कनेक्टेड ही नहीं है। क्योंकि इस केस में एक चीज और भी होगा, अगर इसका टेंशन T और T डैश हो गया तो देखना T इज इक्वल टू 0 आएगा, एक और फैक्ट भी है जो कि इस केस के लिए वैलिड है, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस क्विकली। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक। तो पहली बात तो ये बताओ कि प्लैंक का मोशन कैसे होगा, है ना, प्लैंक का मोशन कैसे होगा।
दैट्स द क्वेश्चन कि प्लैंक का मोशन कैसे होगा। ये बताओ प्लैंक का मोशन कैसे होगा इन इंक्लाइंड प्लेन में। ओके अब मैं इसको कैसे कर रहा हूं जरा ध्यान से देखो। मैं कहता हूं इसका 4m छोड़ दो, इसका 4m अभी छोड़ दो, मैं इसको कर देता हूं m डैश, और m डैश का वो वैल्यू निकाल लेता हूं जब ये रेस्ट पे है। लेट्स सी, तो रेस्ट पे मतलब क्या, मैं इस पॉइंट का बहुत एक्सेस ले रहा हूं क्योंकि ये आईओआर बनेगा। इस केस में ये पूरा थ्रेड जो है ना रेस्ट पे है इंक्लूडिंग दिस पॉइंट, तो ये मेरा आईओआर बन सकता है। तो मैं इसी पॉइंट का बहुत टॉर्क ले रहा हूं, तो यानी अगर इसका m डैश होता है तो ये m डैश हो जाएगा, यानी m डैश g sin थीटा ये हो गया इनटू दिस, तो ये तो r है, तो इनटू इसका टॉर्क। या अच्छा अगर मान लो ये रेस्ट पे है, अगर ये रेस्ट पे है तो यानी यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो कितना होना चाहिए, mg sin थीटा है नहीं, तो इक्वल टू mg sin थीटा इनटू क्या ना, ये अगर r है और ये 3r है तो ये हो जाएगा 2r, तो इनटू 2r, यानी फॉर सिस्टम एट रेस्ट, यानी सिस्टम को अगर रेस्ट पे रखना चाहते हो तो इन दैट केस क्या होगा, मैं m dash g sin 3 into r, तो मैं इसके अबाउट ले रहा हूं तो m dash g sin 3 into r, और इसका होगा mg sin थीटा into 2r, क्योंकि टोटल 3r है तो r माइनस करें 2r, यानी इक्वल टू mg sin 3 2r, यानी m dash क्या आ गया, g sin थीटा r is equal to 2m। लेकिन यहाँ पे m dash 2m नहीं है, यहाँ पे m dash 4m है, m dash 4m है, यानी उसका टॉर्क डोमिनेट कर रहा है, तो ये ऐसे घूमना चाहता है तो यही डोमिनेट करेगा, यानी क्या होगा, प्लैंक ऊपर जाएगा, तो as m dash is equal to 4m which is greater than 2m, therefore m dash comes down, क्योंकि ये आईओआर है और ये अगर a एक्सेलरेशन से नीचे जाता है with acceleration is equal to a, then m, that is a plank, moves up with acceleration is equal to, ये बॉक्स भरो जरा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। अच्छा हाँ, मैंने एंड पोलिंग तो किया ही नहीं, एंड पोलिंग करके देखो रिजल्ट क्या आ रहा है। इस बार रिजल्ट में अनश्योर आ रहा है, अनश्योर आ रहा है 8 जने का, डाउन द प्लेन आ रहा है 6 जने का, और अप द प्लेन आ गया 5 जने का, तो यानी सबसे कम पोल जिसको मिला है वही करेक्ट आंसर है। तो इस बार अप द प्लेन यानी m will move up the plane with an acceleration of how much। अभी मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा बस ये बता दो। ध्रुव सेड कि वो नीचे वाले ब्लॉक के मास पे डिपेंड करेगा, वो एक्चुअली रिलेशनशिप पे डिपेंड करेगा, सिर्फ अकेला नीचे वाले ब्लॉक पे नहीं, दोनों के रिलेशनशिप। तो भी मैंने क्या किया, नीचे वाले को m मानते हुए इसका m डैश निकाल लिया। कौन सा m डैश, जिस पे पूरा सिस्टम रेस्ट पे रहता है। अब अगर m डैश भारी होगा तो m डैश नीचे आएगा, m ऊपर जाएगा, और अगर m डैश हल्का होगा इन दैट केस m नीचे जाएगा और m डैश वाला ऊपर जाएगा। और अगर दोनों बराबर हुआ यानी m डैश का वैल्यू 2m हुआ,
मतलब दोनों बराबर नहीं, सॉरी, m डैश का वैल्यू अगर 2m हुआ, इन दैट केस क्या होगा, पूरा सिस्टम रेस्ट पे रहेगा। तो डोमिनेशन इस बार क्या है ना, क्योंकि मैंने 4m दिया तो इसी का डोमिनेशन है, यानी ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, ये मजबूरी है। बट आई हैव आस्क्ड अनदर क्वेश्चन आल्सो कि अगर m डैश मान लो नीचे आता है एक्सेलरेशन a से, अगर m डैश नीचे एक्सेलरेशन a से आता है, इन दैट केस जो प्लैंक है m, ये मूव अप विद एक्सेलरेशन ऑफ हाउ मच, कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएंगे, वो नेक्स्ट सवाल है। जल्दी करो इसका आंसर, इसका आंसर जल्दी करो। जल्दी आंसर करो। ओके, अब मैंने एक और सवाल भी पूछा है, ये भी बोल करो कि रोहन ने आस्क्ड कि पोलिंग वाले क्वेश्चन में तो आपने जनरल केस पूछा था, इसलिए अनश्योर ही होना चाहिए। अब अगर मैंने ऐसे कुछ लैंग्वेज यूज किया तो देन आई वुड एग्री, बट शायद मैंने इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में पूछा था, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। चलो एनीवे, हाँ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इन द पोलिंग मोड, एंड दैट इज अगर इसका एक्सप्रेशन a नीचे होता है तो प्लैंक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना होगा, दैट्स द क्वेश्चन। अभी 3 जनों ने सिर्फ आंसर किया, अभी चौथे जन ने किया, बड़े स्लो रिस्पॉन्स, ऐसे नहीं, सिर्फ 4 जनों ने आंसर किया, बताओ 25 में से। स्ट्रेंज। पांच जने, मतलब बड़े मुश्किल से आंसर हो रहा है। 6 जने बंद कर दे क्या पोल, वैसे तो अब खत्म ही हो रहा है क्लास। चलो ठीक है, लेट मी गिव द आंसर नाउ फाइनली। चलो अब तो 10-11 लोगों ने अटेम्प्ट कर दिया पोल, तो आई थिंक नाउ लेट्स स्टॉप इट हियर। इससे ज्यादा अब क्या करेंगे, 12, आधे जन ने भी अभी तक नहीं किया। चलो, आई एम नाउ स्टॉपिंग इट। the result is that none of this तो खैर किसी ने नहीं बोला। 2a वाले 9 हैं और a वाले 4 हैं। द आंसर इज 2a। क्यों? अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर देखता हूं तो ये रेस्ट पे है, ये r डिस्टेंस है और ये 2r है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये जाएंगे अल्फा r से, ये वाला अल्फा r से, और ये जो पॉइंट है ये वाला जो कि प्लैंक के साथ जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट जाएंगे अल्फा इंटू 2r से, क्योंकि ये वाला r है और ये वाला 2r है, ये 2r और वो r है, ठीक है ना। एंड देयरफॉर डबल एक्सेलरेशन से, यानी मूव्स अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट, 2a, ठीक है। अब आई थिंक बाकी तो इक्वेशन आप लिख ही सकते हो, एंड देयरफॉर यू कैन गेट द आंसर नाउ, ठीक है ना। चलो, तो लाइक with that we come to an end to today's discussion. Dhruv has given an answer that is g sin theta by 3. well, अभी तक मैंने चेक तो नहीं किया है, तो इसलिए मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। बाकी देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। मे बी g sin theta by 3, वो तो पूरा इक्वेशन लिखना पड़ेगा और इसमें टेंशन का भी रोल आएगा, ठीक है ना, क्योंकि as I said you know इसका तो mg sin theta सॉरी m dash g sin theta minus t होगा ना, इक्वल टू m dash a dash या जो भी कहना चाहते हैं, ठीक है। चलो, आई थिंक दैट्स व्हाट वी विल बी कमिंग इन एंड टू, आई मीन, ठीक है ना। तो आई थिंक शायद तुम लोगों के लिए थर्सडे पेपर है ना, तो इसलिए शायद अभी ब्रेक होगा, ब्रेक इन द सेंस कि अभी शायद और क्लास नहीं होगा टिल थर्सडे, आई मीन टिल द एंड ऑफ योर एग्जाम्स।
तो इन दैट केस रोटेशन वाला जो पार्ट है जो हम लोगों ने आज किया था वो टाउ विजिबल आई अल्फा पे किया था। अगला क्लास शायद अब नवंबर में होगा, जहां तक मुझे नॉलेज है अगला क्लास जो है नवंबर में होगा। एंड व्हेन वी मीट अगेन पोस्ट योर हाफ ईयर एग्जाम्स वी विल बी taking up the concepts of angular momentum conservation and other related stuff। ठीक है ना? चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। अभी तो ब्रेक है और एग्जाम के लिए तैयारी करो। एग्जाम के लिए वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन 1 मार्कर 2 मार्कर वाला अच्छे से करना, क्योंकि वो टिक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही टिक वाले क्वेश्चन ही समझ लो कि आएंगे और तुमको आंसर करना। बाकी तो आई थिंक जो जनरल क्वेश्चंस है वो तो वैसे ही आंसर कर लोगे मेरे ख्याल से। सो आई डोंट थिंक कि, है ना? कार्तिक इज आस्किंग वो 12th नवंबर से जो ऑनलाइन क्लासेस होंगे, क्लासेस होंगे वो ऑनलाइन या ऑफलाइन होगा? माय गेस इज कि ऑफलाइन होगा, बट 100% ऑफलाइन नहीं होगा, पार्टली, तो लाइक ऑफलाइन एंड ऑनलाइन का मिक्स भी हो सकता है। तो चलो देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थैंक यू सर। हाँ जी बेटा, ओके चलो ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू थैंक यू। एंड हैव अ गुड डे।